सो देखो बेटा, तो लास्ट हेडिंग लिखो हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस सुनो बताओ, जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है जितना कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टील है, तो इसनू ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं, मैग्नेटाइज। नो डाउट पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नू भी असी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, कोई शक नहीं है। करना की है, मैग्नेटाइज करन लई, मैग्नेटाइजेशन दे लई असी उस सबसटांस नू पता की करांगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड च प्लेस कर देंगे। अच्छा, हुण मैग्नेटाइजिंग फील्ड कित्थों आएगा, कित्थे होएगा? जे इस गल का आंसर देने की कोशिश करिए बेटा, तो काम बड़ा आसान है कि अगर मान लो थोड़े कोल आ एक सोलीनॉइड है पुत्र, अगर आ एक सोलीनॉइड है और ये अंदरों खाली है ना, तो जिदा ही असी ये करंट पास करांगे, स्टैडी करंट, तो की होएगा, सोलीनॉइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड पैदा हो जाएगा। और ये कितना होएगा, तो उसका जवाब है NI, क्योंकि सानू ये तो पता ना, आ जाओ, सानू ये तो पता वा कि जिहड़ी सोलीनॉइड है, जदों भी ये अंदर की हुंदा करंट पास हुंदा, तो ये अंदर बी पैदा हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI, ते H की हुंदा वा, बी नू म्यू नॉट नाल डिवाइड कर दो, कटिया गया, NI रह गया। तो हुण ये जिहड़ी डिस्कशन है, दिमाग च की रखना, जदों भी सोलीनॉइड दे विच करंट पास किया जाएगा, तो सोलीनॉइड के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H हमेशा कितना होएगा, NI के बराबर। N कौन है, सोलीनॉइड दियां नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ बाज होना, तो I कौन है, करंट। अच्छा, हुण अगर मैं तुहानू कहां, सुनो पुत्र, कि अगर I की डायरैक्शन नू तुसी रिवर्स कर दिओ, इदा कर दिओ, तो डायरैक्शन ऑफ करंट नू रिवर्स करते सार ही जिहड़ा H है ना पुत्र, उसकी डायरैक्शन भी रिवर्स हो जानी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जिहड़ी डायरैक्शन है सोलेनॉइड के अंदर, वो होनी अलोंग द एक्सिस ही है, बट वो एक्चुअली लैफ्ट नू है कि राइट नू है ना, वो डिसाइड होना करंट की डायरैक्शन। ਇਹਦਾ मतलब आप एक गल इत्थों की सीख लई, क्या तुसी H पैदा कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, सोलेनॉइड, मोटे तौर पर कहिए। क्या तुसी H की डायरैक्शन नू कंट्रोल कर सकते हैं,
किदां करंट की डायरेक्शन नूं रिवर्स करके। क्या तुसी एच की वैल्यू नूं भी कंट्रोल कर सकते हैं, घटा वधा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स तो सोलेनाइड जी बन गई आई नूं करंट नूं घटा वधा के करंट जीरो कर दईए सोलेनाइड आई आई जीरो हो गया, एच भी जीरो। करंट नूं वधा दईए तो एच वध गया। ਇਹਦਾ मतलब साडे हथ च है प्रैक्टिकली एच नूं इनक्रीज करना डिक्रीज करना। साडे हथ च है कि एच की डायरैक्शन नूं कंट्रोल करना, उल्टा सकना, सारा कुछ है ना। इट मीनस एच नूं असीं घटा भी सकते हैं, वधा भी सकते हैं, डायरैक्शन नूं भी रिवर्स कर सकते हैं। और वो आपां सोलेनाइड नूं दिमाग च रख के समझ ली गल। हुण पता की करना, हुण पहला करंट नूं कर देना जीरो करता। जीरो करंट करन तो बाद असी मान लो आ एक आयरन रॉड है, अनमैगनेटाइज्ड है, इनू मैगनेटाइज करना। तो इस आयरन रॉड नूं चुप करके सोलेनाइड दे अंदर रखता। हुण करंट नूं जीरो तो हौली हौली इंक्रीज करना शुरू करता और करंट की डायरेक्शन आ ब्लैक वाली है, मतलब एच इस डायरेक्शन च। जिदा जिदा असी एच नूं इंक्रीज करांगे तो ये अंदर रखी गई फेरोमैग्नेटिक रॉड वो भी मैगनेटाइज्ड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो असी एच की वैल्यू ते जिहड़ी फेरोमैग्नेटिक रॉड है उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन दोनों एक्सपैरीमेंटली नोट कर सकते हैं। एच कितना आई एम कितना, एच कितना आई एम कितना। तो हौली हौली करके असी एच नूं की कर रहे हैं इनक्रीज, और वो कॉरसपॉन्डिंग आई एम की वैल्यू नोट की जा रही है। असी प्रैक्टिकल नहीं करना बट तरीका दसना। तो एक स्टेज तक पहुंच के असी की देखना कि अगर असी एच और आई एम दे विच ग्राफ प्लॉट करिए तो जिदा जिदा असी एच की वैल्यू नूं इंक्रीज करना, आई एम की वैल्यू ने भी वो अकॉर्डिंगली चेंज होना वा। नोट करी गए, टेबल बना लिया। तो उस टेबल नूं जदों ग्राफ की फॉर्म च लिया तो शुरू च तो थोड़ा जिहा हिस्सा तो स्ट्रेट लाइन है, बट उस तो बाद ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो डेविएट करन लग पिया और जिदा जिदा एच वध रहा वा तो आई एम दे विच चेंज आ रही है। तो आ पोर्शन जिहड़ा वो दस रहा कि आई एम बदल रहा, बट एक स्टेज तो बाद जाके ये जिहड़ा ग्राफ है आई एम और एच दे विच वो एच एक्सिस दे पैरेलल हो जाना। मतलब जिन्ना मर्जी एच इंक्रीज कर लो, आई एम की वैल्यू सैचुरेशन हो गई, फुल हो गई, मैक्सिमम हो गई। वो एक्चुअली होया की है, देखो मैगनेटाइजेशन तो डाईपोल्स करके है। हुण मान लो तुसी सारे डाईपोल्स है तो जे तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मूँह एक पासे ही हो गया तो हुण उस तो एक्सट्रीम तो कुछ नहीं हो सकता, मैगनेटाइजेशन मैक्सिमम है। तो वो हालात आ चुके हैं। तो ये पोर्शन ग्राफ का आ गया। अच्छा, हुण एक्चुअली असी इस पोर्शन च की कीता सी, एच नूं जीरो तो इंक्रीज करना शुरू किया और वो कॉरसपॉन्डिंग आई एम नोट करते गए एच इंक्रीज हो रहा। एक स्टेज पर जाके जो सानू लगा भी हुण आई एम कॉन्सटेंट हो गया तो असी एच नूं फरदर इंक्रीज करना रोकता, बंद करता, इस तक पहुंच गए। हुण एच नूं घटाना शुरू करता, रिड्यूस करना शुरू करता। जो एच नूं रिड्यूस करांगे तो असी उम्मीद ये करते सीगे कि आई एम भी एच के अकॉर्डिंगली घटेगा। और कितना घटेगा कि अगर एच नूं वधा रहे इंक्रीज करन वेले ग्राफ आ बनया तो जो एच नूं डिक्रीज करांगे तो आही ग्राफ वापस इदा आ जाएगा पिछे नूं। पर देखण वाली गल की आई बई इदा नहीं होया।
जदों असी एच नू डिक्रीज किया और एच नू 0 करता, स्टिल जिहड़ा सैंपल है उहदे अंदर रखिया होया उहदे अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गई है। सो इनू आपां कर दिंदे आ स्मॉल ए, इनू करता बी। तो हुण आ पोर्शन पता की है, ये की दस रहा भी फेरोमैग्नेटिक सबसटांस नू मैग्नेटिक फील्ड च रखन तो बाद जदों मैग्नेटाइजिंग फील्ड नू 0 भी कर दिता गया तो उहदे बाद भी उस सबसटांस के अंदर जिन्नी मैग्नेटाइजेशन बच गई वो है। और इस आ वाली इस पोर्शन नू इनू असी कहने आ, इस पोर्शन नू पुत कहने आपां रिटेंटिविटी। तो जदों भी आई एम और एच दे विच ग्राफ आएगा तो आ वाला जिहड़ा पोर्शन है ग्राफ का उन्होंने की कहांगे, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बच गई मैग्नेटाइजेशन जिन्नी रह गई वो है। अच्छा हुण ये जिहड़ा ग्राफ असी देखिया तो आ वाला जिहड़ा पोर्शन है ये डिफरेंट मटीरियल्स दे लई, जिद्दां इत्थे आपां फेरोमैग्नेटिक रॉड रखी सी किहड़ी, आयरन दी, तो आयरन की जगह पर आपां स्टील भी यूज कर सकते सी, स्टील की जगह कोबाल्ट निकल भी यूज किया जा सकता सी। तो उन्होंने लिए भी जिहड़ा ये ग्राफ है उसकी बेसिक शेप तो लगभग उदा की रहनी है, बट आ जिहड़ी वैल्यू है वो हर मटीरियल लिए सेम नहीं होनी। तो डिफरेंट मटीरियल्स की रिटेंटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होनी है। तो जिस मटीरियल की रिटेंटिविटी ज़्यादा होएगी इसका मतलब है वो मटीरियल स्ट्रॉन्ग मैगनेट की तरह एक्ट करेगा, कि वो अंदर ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन है, वो स्ट्रॉन्ग मैगनेट है। तो स्ट्रॉन्ग मैगनेट के लिए किहड़ी गल जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग मैगनेट उस मटीरियल नू मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी स्ट्रॉन्ग मैगनेट बनाने लई जिस मटीरियल की रिटेंटिविटी हाई हो। ठीक होगी गल। अच्छा हुण पता की कीता आपां, हुण इत्थे एच की हो चुका वा 0। हुण करंट की डायरैक्शन रिवर्स करके, रिवर्स करने का मतलब हुण एच किधर नूं जाएगा, इस डायरैक्शन च इंक्रीज करना। तो जो इस डायरैक्शन च है तो अगर आ डायरैक्शन एच लिए पॉजिटिव है तो आह नैगेटिव हो गई, आ वाला पोर्शन। तो हुण ग्राफ इदां बनेगा, तो आ की है एच की वैल्यू है, पर एक किहड़ी एच की वैल्यू है, वो एच की वैल्यू है जिन्हें फेरोमैग्नेटिक सबसटांस के अंदर बच गई रिटेंटिविटी नू की करता 0 करता। मतलब इत्थे आके जिहड़ा फेरोमैग्नेटिक सबसटांस मैगनेट बन चुका सी वो दोबारा डीमैग्नेटाइज्ड हो चुका। और इस डिस्टेंस नू आ वाला जिहड़ा गैप है इनू असी पुत्र कहना वा, इस पॉइंट नू कहना वा कोरेसिविटी। और सी पॉइंट ते एच की जिहड़ी वैल्यू आएगी उन्होंने असी रिप्रेजेंट करना एच सी नाल। और इस फील्ड नू असी कह दिंदे आ कोरेसिव फील्ड। कोरेसिव फील्ड की है, जिस फील्ड ने फेरोमैग्नेटिक सबसटांस के अंदर बच गई मैग्नेटाइजेशन नू खत्म करता, पूरी तरह नाल खत्म करता, तो वो है कोरेसिव फील्ड या कोरेसिविटी। अच्छा हुण देखो, हुण ये जिहड़ा फील्ड एच है वो आपां किहदी हैल्प दे नाल कढ रहे हैं, आई दे नाल ही है ना। इसदा मतलब कोरेसिव फील्ड एच सी नू कढण दे लई सानू जिन्ना करंट चाहिदा उस करंट नू की कह सकते हैं, कोरेसिव करंट। भी वो करंट जिहदे पैदा करन ते फ्लो करवाउण ते मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल 0 हो गई, तो उन्होंने असीं कहता कोरेसिव फील्ड। अच्छा
ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ h ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, फिर मैक्सिमम हो जाएगा डी तक। फिर अगर एच ਨੂੰ घटाना शुरू करता फिर इस पोर्शन ਨੂੰ इदा ये रिपीट हो जाएगा डी ई एफ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਬਣਿਆ इस कर्व ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ कर्व। पर अगली गल सुन लियो, ये ਜਿਹੜਾ कर्व है ਇਹਦੇ ਚ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ वर्ड क्यों यूज होया? ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ टू फॉलो समवन, है ना, किसी ਨੂੰ फॉलो करना। तो किसी के फुटप्रिंट्स से चलना, ਉਹਦੇ मगर चलना। तो होया की है देखो, शुरू च स्टार्टिंग च एच 0 सी, आई एम भी 0 सी, मतलब एच और आई एम दोनों इकट्ठे 0 सी, इको जगह ते सी। फिर एच ਨੂੰ इंक्रीज करना शुरू किया तो आई एम भी इंक्रीज हो गया, ए ते पहुंच गए। पर वापसी वेले जो असी एच ਨੂੰ डिक्रीज कर रहे हैं तो असी उम्मीद यही करते सी जो एच 0 हो जाएगा आई एम भी 0 हो जाएगा। पर आप की देखिया एच 0 हो गया पर स्टिल आई एम की है, नॉन जीरो है ना। तो एच पहला 0 ते आ गया जिथों चलिया सी, बट आई एम हाले उहदे मगर ही रह गया, पिछे ही रह गया। तो इस करके हिस्टैरिसिस का मतलब इत्थे की है, लैगिंग ऑफ एच, सॉरी लैगिंग ऑफ आई एम बिहाइंड एच, लैगिंग ऑफ आई एम, हाँ हाँ वो भी मैं दसदा, लैगिंग ऑफ आई एम बिहाइंड एच। आई एम बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टैरिसिस। अच्छा हुण एक गल दा फर्क समझियो, हुण ये जिहड़ा आई एम और एच ग्राफ है, इस ग्राफ तो सानू दो इनफॉर्मेशनस दा किहड़ियां मिलियां कि वो जिहड़ा फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस है ਉਹਦੇ अंदर मैग्नेटाइजेशन कितनी बच जाएगी, जे ज़्यादा होएगी तो वो स्ट्रॉन्ग मैगनेट होएगा, घट होएगी तो वीक होएगा। दूजा उस सबसटेंस नूं, वो जिहड़ा फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस है जिहदे लई आ कर्व बनाया गया, तो ਉਹਦੇ अंदर आ जिहड़ी कोरेसिविटी की वैल्यू है ये की दस रही है कि उस सबसटेंस नूं डीमैग्नेटाइज्ड करना ईजी है कि मुश्किल है। तो जे एच सी की वैल्यू ज़्यादा वा तो मुश्किल है, तो जे एच सी की वैल्यू घट है तो वह आसान है, आसानी नाल डीमैग्नेटाइज हो जाए। और तीसरी गल है, ये जी लूप है कर्व है इसका एरिया, ये जी लूप बनी है ये अंडर एरिया की दसदा वा कि जे तुसी उस फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस नूं बार बार मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड करते हैं तो उहदे लई कुछ एनर्जी लॉस होएगा, और वो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट अपीयर होंदा। मतलब किसी भी फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस नूं जदों असीं पहला मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, तो उहदे च कुछ एनर्जी वेस्ट होएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो कितनी ज़्यादा हीट वेस्ट होएगी तो वो आपां नूं इस ग्राफ का एरिया दस रहा। तो जिन्ना ज़्यादा एरिया होएगा ग्राफ के अंदर तो उन्नी ज़्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होएगी। तो ये जिहड़ा बेटा है ये है एरिया ऑफ एरिया एनक्लोज्ड बाय हिस्टैरिसिस कर्व इन IMH ग्राफ, है ना, क्योंकि ये ग्राफ असी एच और IM च प्लॉट कर रहे हैं। तो यदि एरिया की दस रहा, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट पर यूनिट वॉल्यूम। पहला नोट करो सारा, फिर मैं लिखाना होर।
है। तो इसे ग्राफ के ऊपर लिख लो पुत्र, रिटेंटिविटी का मतलब है मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट, रिटेंटिविटी का मतलब है मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट in a ferromagnetic substance after its removal from the magnetizing field. मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट है ना। ते कोरेसिविटी बारे लिख लो पुत्र, कोरेसिविटी बारे लिख लो, कोरेसिविटी है इट इज द minimum amount of magnetizing field required to make retentivity zero है ना, to make मैग्नेटाइजेशन जीरो कर लो, रिटेंटिविटी रहने दियो, टू मेक मैग्नेटाइजेशन जीरो इन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जिहड़ा कोरेसिविटी का कोरेसिव फील्ड है एच सी, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇ करंट ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ फार्मूला की लिख लेना एन आई, एच सी इज इक्वल टू एन आई, ये न्यूमेरिकल च यूज होएगा। अच्छा देखो बेटा, जेड़ा एच है ना, कोई भी सबसटांस है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक है चाहे फेरोमैग्नेटिक है, आप तो फेरो की गल कर रहे हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सबसटांस के जो तुसी एच नू इनक्रीज करते हैं तो आई एम की वैल्यू इनक्रीज होंगी है, बट एक स्टेज तो बाद फिर वो कॉन्सटेंट हो जाती है। तो जो आई एम की वैल्यू कॉन्सटेंट हो गई, उन्होंने असी कह दें भी साडा जिहड़ा ये फेरोमैग्नेटिक सबसटांस है ना, ये फुली मैग्नेटाइज्ड हो गया या सैचुरेशन आ गई मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गया, ये वर्ड आ जाता। अच्छा हुण तुहानू पता इत्थे एक हुंदा बी, बी की वैल्यू एच दे नाल आपां इदां भी जोड़ते हैं ना, या कला म्यू आई एम भी म्यू एच भी लिखते हैं। हुण इहदे अकॉर्डिंगली देखो सुनो, जदों तुसी एच नू इनक्रीज करोगे ना पुत्र, तो एच नू इनक्रीज करन ते शुरू च तो आई एम की करेगा इनक्रीज, बट एक स्टेज ते जाके आई एम ने की हो जाना कॉन्स्टेंट, तो उस तो बाद जिन्ना मर्जी एच इनक्रीज करी जाओ आई एम फिक्स हो गया, पर एच दे इनक्रीज करन दे नाल बी ने स्टिल इनक्रीज करी जाना। मतलब अगर तुसी किसी फेरोमैग्नेटिक सबसटांस दे लई ग्राफ बनाने हैं कादे विच हिस्टैरिसीस कर्व बी और एच, तो फिर आ जिहड़ा पोर्शन है ना, ये कभी भी एच दे पैरेलल नहीं होएगा जिद्दां इत्थे होया सी, क्योंकि बी की वैल्यू ने एच दे इनक्रीज करन नाल करी जाना इनक्रीज। तो इस करके आ पोर्शन जिहड़ा वा ये बी और एच दे विच कभी भी आपां इहदे पैरेलल नहीं लियाना, हमेशा इंक्लाइंड रखना, और वापसी उदा ही सॉरी
तो वही सेम ओ ए बी सी डी ई एफ है ना, इदा लिख सकते हैं। हाँ फर्क पता की है पुत्र, इत्थे ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ 1/μ0 ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆ ਨਾ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ MCQ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ BH ਕਰਵ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ IMH ਦਾ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਟੂ 1/μ0। अच्छा हुण इस पोर्शन च ना वैसे तो कई तरह के फेरोमैग्नेटिक सबसटेंसेस है, बट आपां जिहड़ा कंपैरिजन करना वो सिर्फ करना स्टील ते सॉफ्ट आयरन च। एक फेरोमैग्नेटिक सबसटेंस असी कंसिडर करना स्टील, दूजा है सॉफ्ट आयरन। तो हुण बेटा देखो तो आप इको ही H और B ग्राफ बना लगे हैं। पहला मैं बना लगा थोड़े सामने स्टील दे, जिहड़ा स्टील का हिस्टैरिसिस कर्व है वो मैं बना देना इधर। तो आ है स्टील हिस्टैरिसिस कर्व। तो हुण आपां एक बनाना आयरन ले। तो आयरन वाला कर्व है कुछ इदां दा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, हुण ये दोनों ग्राफ तो पता लग रहा थानू कि रिटेंटिविटी किहदी ज़्यादा, सॉफ्ट आयरन, कोरेसिविटी स्टील दी। कोरेसिविटी का सिग्निफिकेंस की सी, कोरेसिविटी का सिग्निफिकेंस है हाँ, ਇਹਦਾ मतलब जे मान लो थोड़े हथ दो तरह के मैगनेट्स है या दो तरह के मटीरियल्स है, एक स्टील है एक आयरन है, तो थानू कहा जाता भी इन्हां विचों तुसीं परमानेंट मैगनेट बनाने लई किहड़ा मटीरियल सिलेक्ट करोगे। परमानेंट मैगनेट, परमानेंट मैगनेट है ना, इनू थोड़ा जिहा आपां इदां परमानेंट मैगनेट। परमानेंट मैगनेट कौन हुंदा वा, परमानेंट कौन हुंदा वा, जो परमानेंट मैगनेट मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहा पुत्र,
परमानेंट, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं वर्ड यूज कर रहा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं मैं कह रहा, मैं परमानेंट मैग्नेट भी वो ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ मैगनेट मतलब ਉਹਨੂੰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ करना सौखा कि औखा होए मुश्किल होए ਤਾਂ ਉਹੀ परमानेंटली रह सकता। ਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਕਰੈਸਿਵਿਟੀ तो करैसिविटी ज्यादा होए हाँ, जे करैसिविटी ज्यादा वा तो उन्होंने डीमैगनेटाइज करना मुश्किल है, औखा वा। हुण गल नूं जोड़ो, परमानेंट मैगनेट का मतलब जिहड़ा ज्यादा देर तक मैगनेटाइज्ड रहे, जिन्हों डीमैगनेटाइज्ड करना मुश्किल होए। तो डीमैगनेटाइजेशन का कंट्रोल करैसिविटी के हथ च है। तो जिहदी करैसिविटी घट है वो आसानी नाल तो वो परमानेंट नहीं हो सकता। तो परमानेंट किहड़ा हो सकता? तो किहदी करैसिविटी ज्यादा? तो स्टील जो है दैट इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग, तो स्टील इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ये दोनों ग्राफ बना लो ना, ये याद रखने हैं। अच्छा, तो क्यों प्रैफर किया पता लग चुका स्टील नूं। हुण पुत्र एक हुंदा इलैक्ट्रोमैगनेट, जो इलैक्ट्रोमैगनेट है ना उसकी की खासियत है? इलैक्ट्रोमैगनेट की असी इदा अरेंजमेंट की है कि उस फैरोमैग्नेटिक मटीरियल के उपर असी कंडक्टिंग वायर वाउंड की हुई है, लपेटी हुई है। जिदा ही उस वायर च करंट पास करते हैं तो वह फैरोमैग्नेटिक सबसटांस मैगनेटाइज्ड हो जाता वा। जिदा ही करंट नूं जीरो करते हैं वह डीमैगनेटाइज्ड हो जाता। मतलब कहने का यार कि इलैक्ट्रोमैगनेट एक खास तरह की अरेंजमेंट है, जिन्हों मैं रफली जहा समझा रहा कि उहदे विच जिहड़ा फैरोमैगनेटिक सबसटांस है उहदे आले दुआले एक कंडक्टिंग वायर है। तो उस कंडक्टिंग वायर च करंट पास किया तो वो फैरोमैग्नेटिक सबसटांस हो गया मैगनेटाइज्ड, करंट बंद किया वो हो गया डीमैगनेटाइज्ड। मतलब करंट के कंट्रोल नाल असीं उहनूं मैगनेटाइज्ड ते डीमैगनेटाइज्ड बार बार करना। तो इलैक्ट्रोमैगनेट वो मैगनेट है जिन्हें बार बार मैगनेटाइज्ड भी होना, डीमैगनेटाइज्ड भी होना। ये लिए फिर किहड़ा मटीरियल प्रैफर करांगे? जिहड़ा आसानी नाल, और कौन हो सकता जिहदी करैसिविटी घट होए। करैसिविटी दोनों चों स्टील की घट है, इस करके जो स्टील सॉरी सॉफ्ट आयरन जो है दैट इज प्रैफर्ड फॉर मेकिंग इलैक्ट्रोमैगनेट। प्लस दूजा तुसी देख रहे हैं
कि ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ तो लॉस ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा स्टील च होनी है तो मतलब आयरन जी है सॉफ्ट आयरन वो लॉस ऑफ एनर्जी भी घट रहना वा बार बार मैगनेटाइज डीमैगनेटाइज करने इस करके सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग इलैक्ट्रोमैगनेट ते स्टील कादे लिए प्रेफर किया सी हाँ ये नोट्स दे विच लिखिया होया सारा डिटेल च ना तो ये है रिगार्डिंग यूनिट नंबर 3 जिहड़ा कि +2 दे विच सिलेबस च लेटेस्ट है ना हाले दा एक छोटा जिहा पोर्शन है 2 लैक्चर का अर्थ दा मैगनेटिज्म वो आपां क्योंकि वो 4th यूनिट च ओहदी लोड़ पै सकदी है इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ ही करना पैना पीछे दे देते नहीं देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ना असाइनमेंट का जो स्टील वायर है ਉਹਦੀ लेंथ भी दी है पुत ते पोल स्ट्रेंथ भी दी है आ देखियो इधर हम ठीक है पर एक केड़ी फॉर्म च है स्ट्रेट नहीं है इट इज बेंट हाँ हाँ आ देखो आ सैमी सर्कल आ गया जो गल नूं समझियो पुत जिथे गलती करनी है जे थोड़ी वायर स्ट्रेट हुंदी फिर तुसी इहदी मैग्नेटिक मूवमेंट कट देनी सी QML तो पर हुण वो इस फॉर्म च पुत हुण ओहदी मैग्नेटिक मूवमेंट Q2 है पता लगा क्यों हाँ पोल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ r l/π ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਵਾਇਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ अच्छा हुण इसी क्वेश्चन नूं आपां एक थोड़ा जिहा अलग फॉर्म च 9th क्वेश्चन ते आ जाइयो
नाइन्थ क्वेश्चन भी सेम ही है बट थोड़ा ਜਿਹਾ अलग एंगल तो ने ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ m, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। तो मतलब 9th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ m ਡੈਸ਼ ਔਰ m ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, qml। तो m डैश इज इक्वल टू ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ m ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੌਵਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर 13 है ना वो भी इसे तरह का वा। 13 च पता की है फर्क देखो, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ फर्स्ट और 9th क्वेश्चन ਚ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 13 ਚ, ਇਹ ਚ ਆਰਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ नॉर्थ पोल है, आ साउथ पोल है, आ लेंथ एल है, आ एंगल 60 डिग्री है, रेडियस है। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰ ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ m ਹੈਗੀ ਹੈ qml। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ आ डिस्टेंस ना ये भी r ही बनना पुत, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पता लग गया क्यों, क्योंकि यहाँ दो साइड्स बराबर है, एंगल 60 है तो आ भी 60। अच्छा हुण एल और आर का रिलेशन हुण उदा सीधा नहीं निकलना, हुण पाई आर नहीं लिख सकते। हुण आ लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस है, एंगल है, तो एल इज इक्वल टू थीटा होंदा एल बाय आर है ना, तो फिर एल की हो गया, पर थीटा मस्ट बी इन। तो इथों आर दी मतलब हुण जिहड़ी नवी मैगनैटिक मूवमेंट है ना एम डैश, वो है क्यू एम आर। बट क्यू सॉरी आर दी वैल्यू एल बाय थीटा, तो एम डैश हो गया एम बाय थीटा, इथों आ गया, तो थीटा पुट कर दो आंसर आ जाऊ, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 ते आ जाओ। तो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी आंदी होएगी। सेकंड, कोरेसिविटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज मतलब एच सी दी वैल्यू this magnet is placed inside a solenoid of length 15 centimeter and number of turns 600। तो स्मॉल n दी वैल्यू है ना, तो एच सी का संबंध करंट नाल कितना हुंदा पुत, एन आई नाल, तो आई कढ़ना आपां इत्थे।
आई निकालना, एच सी दिता है ना, इनू सॉल्व कर लीजिए हो जो। फिर देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड the percentage increase in the magnetic field B when space within a current carrying toroid is filled with aluminium। गल नूं समझो, देखो चाहे टॉयड की शेप बना लो, सॉलीनाइड नाल ही बना लेने आपां भी, अगर आ सॉलीनाइड है तो जो इत्थे वैक्यूम है तो बी नॉट म्यू नॉट एन आई है, तो जो आप ये वाली स्पेस एल्यूमीनियम नाल भरती मटीरियल मीडियम, फिर बी हो गया म्यू एन आई आ गया। तो आप दसना वा परसेंटेज इंक्रीज इन बी, मतलब फाइनल बी माइनस इनिशियल बी ओवर इनिशियल बी इंटू 100%, आही आना आंसर। हुण इदा ही बन गया, बी ओवर बी नॉट की रेशो लाओगे तो म्यू आर आजू कि नहीं आऊ, देखो तो जरा आ गया। म्यू आर दिता वा, ससैप्टेबिलिटी दी है तो म्यू आर हुंदा वा 1 प्लस ससैप्टेबिलिटी है ना, तो इत्थे आप 1 प्लस ससैप्टेबिलिटी पुट कर दीजिए तो ससैप्टेबिलिटी रह गई, क्योंकि म्यू आर हुंदा 1 प्लस है ना, आंसर आ जाएगा। फोर्थ देखो, एक बार है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिता होया, सब्जेक्टेड टू ए फील्ड ऑफ 600 एम्पीयर पर मीटर कर लो तेन -1 पावर ना, यूनिट एच का ना एम्पीयर पर मीटर, 600 एम्पीयर पर मीटर कर लो, तो एच दिता वा, ससैप्टेबिलिटी दी है, एक तो परमेबिलिटी कढ़नी है, तो पहला तो इतों म्यू आर कढ़ लीओ है ना, तो म्यू आ जाना वा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो बी की वैल्यू भी कढ़नी है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी, उन्होंने आप म्यू एच तो कढ़ सकते हैं, जो कहे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कढ़ो तो आई एम ओवर एच इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, तो आई एम भी कढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यूरीज लॉ लगना, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू C by T। तो हुण गल नूं सुनियो जरा ध्यान दियो, फर्क दो चीज़ों च फर्क हुंदा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर है, बट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T है। हुण ये ग्राफ 1/T दे विच है, तो स्ट्रेट लाइन आ गया, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप C है, क्यूरीज कांस्टेंट। तो स्लोप कढ़ सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना। पर हम ध्यान रखियो, इधर जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, 1/T टैंपरेचर है, इंटू 10⁻³ पर कैलविन भी लिखा उन्हें। मतलब जो आप स्लोप कढ़नी है तो आ वैल्यू 10 और आ वैल्यू 0.5 नहीं है, आ 10 इंटू है ना। तो स्लोप C के दे बराबर है परपेंडिकुलर 0.5 डिवाइडेड बाय 10⁻²। आ बेस है, सो 10 नहीं है बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पुत्र, 6th। ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जो टैंपरेचर है 300 कैलविन, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है 1.2 इंटू 10⁻⁵। तो जो टैंपरेचर होएगा लभना वा, तो ससेप्टेबिलिटी होएगी उहदी तो हुण आ जिहड़ा फार्मूला इहदे अकॉर्डिंगली क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सेम ही रहा, तो आ वैल्यू कर लूंगे सॉल्व। फिर देखो 7th। hysteresis loss for a sample of mass 120 kg is, जिहड़ा हिस्टेरेसिस लॉस है पुत्र वो है 300 जूल पर क्यूबिक मीटर पर साइकिल। फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज 50 साइकिल पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल्स
पर सेकेंड। डेंसिटी है आयरन दी तो आप एनर्जी लॉस कढ़ना वा इन 60 मिनट। हुण आ देखियो, आ है एनर्जी लॉस पर इको साइकिल का पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो आप टोटल एनर्जी लॉस कढ़न के लिए की करिए, इनू भी खत्म करिए। तो आ कितना खत्म होएगा, इत्थे आप वॉल्यूम यूज करांगे, क्योंकि वॉल्यूम इस वॉल्यूम नू खत्म कर दो। होर की यूज करांगे, साइकल्स। किन्ने टाइम के साइकल्स, 60 मिनट के साइकल्स। नंबर ऑफ साइकल्स इन 60 मिनट। ठीक है, तो आ देखियो पुत्तो, जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा वो किहदे बराबर हुंदा, डेंसिटी हुंदी है मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया मास ओवर, ठीक है। तो आ मास है, आ डेंसिटी है, हो जू इनटू एक सेकेंड दे विच नंबर ऑफ साइकल्स है 50 साइकल्स, पर सानू तो 60 मिनट के साइकल्स चाहिए है। तो 3600 सेकेंड दे, है ना। तो 50 इंटू हो जू सॉल्व। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ਇਹਦਾ उल्ट भी आ सकता ना, जिदा दी सी एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ टोटल दे के वो आ ਕੱਢਣ ਨੂੰ कह सकता। ਆਪਾਂ इत्थों इधर आए हैं ना, हम इत्थों इधर भी जा सकते। क्वेश्चन नंबर पहला 10th देख लो पुत्र, सौखा जिहा ही है। मैग्नैटिक नीडल है, जिदा ही उन्हें मैग्नैटिक नीडल कहना, मैग्नैटिक डाईपोल कहना, बार मैगनेट कहना, तो ये सारे ही करंट लूप कहना, ये सारे मैग्नैटिक डाईपोल है ना। मैग्नैटिक नीडल, बार मैगनेट, मैग्नैटिक डाईपोल ते करंट कैरिंग लूप, ये सारे डाईपोल ही है। तो ये डाईपोल कितना पिया, पहला पैरलल टू मैग्नैटिक फील्ड, मतलब ਉਹਦਾ पहला एंगल 0 डिग्री है। तो जो आप टर्न करना थ्रू 60 डिग्री, मतलब फाइनल एंगल है 60 डिग्री, तो वो वर्क डन करना पिया 2 जूल। हुण आपां तां पढ़िया सीगा कि इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलैक्ट्रिक डाईपोल नूं टर्न करन दा फार्मूला उही इत्थे बना लेना। बस की करना, जिथे P लिखिया सी उत्थे M आ गया, जिथे E लिखिया सी उत्थे B आ गया, है ना। समझ आई है गल, देखिया देखिया लग गया ना फार्मूला। हाँ, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, उतों आपां, ठीक है। पर आपां कढ़ना की है, कहता कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेनटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। इन दिस का मतलब 60 डिग्री दे,
तो टॉर्क का फार्मूला उत्थे सी पी साइन थीटा, इत्थे हो जाना एम बी साइन थीटा। हो गया। तो हुण आपां ना इत्थे डिवाइड करना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ ਜਿਹੜੀ ਆ कैंसल आउट हो गई। तो आप आ कढ़नी है टॉर्क, थीटा किहड़ा लेना है 60 डिग्री वाला, मतलब 60 डिग्री वाली पोजीशन पे जी टॉर्क लग रही है वो कढ़नी है। समझ आई गल? इलेवेंथ पहला देख लो बेटा। इलेवेंथ की गिवन है तुहानू, बार मैगनेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ दी है 4.5 एम्पीयर मीटर, तो वो मैगनेटिक लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर, क्रॉस सैक्शनल एरिया दिता वा 0.9, तो लेंथ नू भी आप मीटर च कन्वर्ट कर लिया, तो क्रॉस सैक्शनल एरिया नू भी असी स्केयर मीटर च कन्वर्ट कर लिया। एक तो कढ़नी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होंगी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई QML, ते वॉल्यूम बार मैगनेट का वॉल्यूम की हो पुत एरिया इंटू लेंथ, तो आ गई IM। अच्छा हम B और C की निकालना, H ते B। हुण आ देखियो बार मैगनेट के बराबर है पुत्र मैग्नेटिक डाईपोल दे, आ सेंटर है ना, इधर देखो हम सेंटर पे मान लो आ पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो सेंटर पे इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ सकते सी तुसी, है ना। तो हुण पॉजिटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, नेगेटिव चार्ज की जगह नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, तो पॉजिटिव चार्ज करके इत्थे मैग्नेटिक फील्ड इधर नूं नहीं होएगा, और नेगेटिव करके भी इधर नहीं होएगा कि नहीं, याद है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, सेम डायरेक्शन होने करके मैग्नीट्यूड ऐड हो गए। अच्छा क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, ये डबल ही हो गया एक तरह नाल। हुण B1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप की लिख दें Q/4πε0 R स्केयर। हुण डिस्टेंस इत्थे की बन गया, पर ये इलैक्ट्रिक फील्ड लई है, जे मैग्नेटिक फील्ड है तो उत्थे Q की जगह पोल स्ट्रेंथ आही बन गया कि नहीं। हुण μ0 2qm/4π इदा आ गया। तो जे H कढ़ना होए फिर की करांगे, फिर B नूं μ0 नाल फिर कल्ला आ ही रह जाना।
ट्वेल्थ देखो, ट्वेल्थ प्रॉब्लम, तो ये कंपटीशन लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ L कैरीज ए चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट। तो आ एक रॉड है पुत, इस रॉड का टोटल चार्ज है Q और यदि लेंथ है L। The rod is pivoted at its midpoint and is rotated at a frequency nu about a fixed axis perpendicular to the length of rod passing through the pivot। तो मतलब सेंटर ते आ जड़ी है यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये रोटेटिंग चार्ज बॉडी हो गई। तो आप यदि मैग्नेटिक मूवमेंट लभनी है। सुनो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਬॉडी ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਣਾ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। मैं इतने एल ता नहीं लिखा भी वो एल लेंथ है, इज इक्वल टू चार्ज ओवर 2m, उस रोटेटिंग बॉडी का चार्ज ते नीचे मास ऑफ आर। तो यदा मतलब m पता की बन गया? q बाय 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। हुण +1 की गल याद आनी चाहिए है, जदों भी कोई भी रॉड घूम रही होए और ਉਹਦੀ एक्सिस ਉਹਦੇ सेंटर चो पास करे और ਉਹਦੀ लेंथ ਦੇ परपेंडिकुलर होए, तो ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुंदा 1/12 ml²। तो m ਉਹਦਾ मास है, तो आई बन जाना 1/12 ml²। ਤੇ ओमेगा की जगह आ जाना इत्थे 2π न्यू। हो जू सॉल्व? हुण इत्थे क्यू जिहड़ा वा वो आ गया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखियो। तो लास्ट किहड़ा रह गया वा? 8th। गल तो कुछ भी नहीं है। देखो ये मूल कंसैप्ट आ जाना, कहता एक फेरोमैग्नेटिक आयरन है, तो ये अंदर जिहड़ा डोमेन है वो क्यूब की फॉर्म च। तो यदा मतलब वॉल्यूम ऑफ डोमेन कितना हो गया? n, एल क्यूब कर लिया ना। तो हुण एस्टीमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन एंड मैक्सिमम डोमेन मूवमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ डोमेन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन की दिता होया? मॉलिक्यूलर मास आयरन का दिता 55 ग्राम पर मोल। वैसे 56 होंदा है ना कि 55 होंदा है? चलो उन्हें दिता हो दे। एंड इट्स डेंसिटी इज,
हुण अगर तुहानू पुत डोमेन का वॉल्यूम ते डेंसिटी पता वा तो मास ऑफ डोमेन निकाल सकते हैं कि आजू इनटू डेंसिटी। पर डेंसिटी नू यूज करते वक्त की करना पैना, हाँ 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। समझ गए? करता मैं हुण डोमेन का मास आ गया पुत। हुण मोल कंसैप्ट लाओ, क्योंकि आप डोमेन के अंदर आयरन एटम्स कितना दस पावांगे। जे तो मॉलिकुलर मास है फिर होने सी एवोगैड्रो के बराबर, तो हुण है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स इन डोमेन वो आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर ओवर 55 ग्राम नू आप किलोग्राम इनटू मास ऑफ डोमेन। मोल कंसेप्ट तो आया ना ये। अच्छा, उन्हें ना डोमेन के हर एटम की डाइपोल मूवमेंट दी है, तो यदा मतलब टोटल डाइपोल मूवमेंट ऑफ डोमेन कितनी आजू, नंबर ऑफ एटम्स इन डोमेन इनटू एक एटम की डाइपोल मूवमेंट जी की दी हुई है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, फिर उन्हें की किया, एक कटो मैग्नेटाइजेशन ऑफ डोमेन। मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गई टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।